हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डी के गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है समता लिमिटेड कंपनी की, जिसके बेस पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए आपको यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस का बैलेंस दिया है। लास्ट ईयर का है आपका नेगेटिव में और इस साल है आपका पॉजिटिव में। तो क्या 1,50,000 इस साल का प्रॉफिट है? नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट में जो ये सरप्लस का बैलेंस दिया है ये एक्यूमुलेटेड है, मतलब अब तक कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया वो 1,50,000 है, जो कि लास्ट ईयर नेगेटिव था, इस साल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब इस फिगर में जो आपने अमाउंट ऐड की वो आपने इस साल के प्रॉफिट को ऐड किया, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो इस साल के प्रॉफिट को निकालने के लिए यहाँ पर देखो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे। तो करंट ईयर है आपका 1,50,000 माइनस माइनस प्रीवियस ईयर, तो आपके पास इस साल का प्रॉफिट आ गया 2,90,000। अब इस प्रॉफिट में ये जो प्रॉफिट आपको मिला ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें जो भी आपने प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर किया वो वापस से प्लस करना है, डिविडेंड बांटा वो भी प्लस करना है, और जो टैक्स का आपने एस्टिमेटेड प्रोविजन किया वो भी आपको प्लस करना है। तो सबसे पहले चेक करो कि आपके कोई रिजर्व से, हाँ रिजर्व से लास्ट ईयर का बैलेंस था 1,20,000, जो कि इस साल इंक्रीज हो गया 1,50,000। तो ये जो 30,000 से इंक्रीज हुआ है वो आपका इस साल का प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया, इसलिए ये इंक्रीज हुआ। तो 30,000 रुपीज को वापस से प्लस कर दो। अब यहां पर आपको डिविडेंड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन टैक्स के बारे में कहा है। इनकम टैक्स ₹45,000 वॉज प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब है ये आपने प्रोविजन किया है। आप कहोगे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लास्ट ईयर और करंट ईयर का प्रोविजन दिया है 50,000, तो ये करंट ईयर का प्रोविजन नहीं है। नहीं, जब तीन फिगर आपके पास अलग है इसका मतलब आपको अकाउंट बनाना होगा और उससे आपको एक्चुअल फिगर फाइंड करनी है। अब यहाँ पर प्रोवाइडेड लिखा है, पेड नहीं लिखा। इसका मतलब ये करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है। पेड की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें अकाउंट बनाना होगा। तो अभी पहले प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपका करंट ईयर का है उसको आप प्लस कर दो। आपके पास आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 3,65,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब एबनॉर्मल इनकम या लॉसेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको भूल जाओ, जैसे कि कोई बेड डेट्स रिकवर होना, इनकम टैक्स रिफंड मिलना या कोई कंपनसेशन मिलना, ये एबनॉर्मल इनकम है। और इसी तरह से एबनॉर्मल लॉसेस क्या है? लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा यही प्रॉफिट आ गया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। इसके बाद आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम की एडजस्टमेंट करनी है। तो नॉन कैश का मतलब वो खर्चे या इनकम जिसके लिए आपने कैश में पेमेंट नहीं की या रिसीव नहीं किया, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला, लेकिन इसके लिए आपने किसी को पेमेंट नहीं की है। तो आपको ये डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगा? सबसे पहले देखो, यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी पर ही आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। फिक्स्ड एसेट जो होती है उसी पर ही तो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो। ये बैलेंस आपका लास्ट ईयर से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो डेप्रिसिएशन नहीं है। तो डेप्रिसिएशन और कहाँ से मिल सकता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है यहाँ पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टेंजेबल एसेट, मतलब जो ये आपकी टेंजेबल एसेट्स हैं उस पर आपने 60,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो ये आपने खर्चों में डाला था, इसी को आप वापिस से प्लस कर दो। और क्या हो सकता है? आपने एक इंटेंजिबल एसेट गुडविल को, जिसका बैलेंस लास्ट ईयर से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस गुडविल को बेचा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा कि गुडविल को हमने बेचा, तो इसका मतलब है ये आपने जो डिक्रीज हो रही है अमाउंट, ये आपने राइट ऑफ की है, खर्चों में डाली, जिसके लिए पेमेंट आपने किसी को नहीं की। पेमेंट
आपने किसी को नहीं की, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, तो वापस से प्लस कर दो। तो हमें वो सारे खर्चे प्लस करने हैं जिससे आपका कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, क्योंकि हमें चाहिए वो प्रॉफिट जो हमने इस साल कैश में अर्न किया, राइट। अब आपको चाहिए दूसरी एडजस्टमेंट नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्टमेंट के लिए आपको देखना है वो कौन से खर्चे या इनकम आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाले हैं जिससे आपका ये प्रॉफिट का बैलेंस इंक्रीज होता है। जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका एसेट को बेचना या खरीदना कवर होता है। तो अगर आपने एसेट को बेचा और उस पर प्रॉफिट या लॉस होता है तो हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ही डालते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया है कि आपने एक एसेट को बेचा है, एक मशीनरी को बेचा जिसकी वैल्यू है, जिसकी कॉस्ट है 60,000। हमने इसे 60,000 रुपए में खरीदा था। अब तक हम इस पर 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो जिस डेट को आप इसको बेचने जा रहे हो उस डेट को इसकी वैल्यू क्या है, 40,000। अब क्वेश्चन में कहा है कि आपने जो इसकी वैल्यू है, बुक वैल्यू क्या है, 40,000, इसके 50% में आपने इसको बेच दिया, मतलब 20,000 रुपये आपको मिले इसको बेच करके, और 20,000 का आपको नुकसान हुआ। तो ये नुकसान आपने कहाँ डाला है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है ना। तो उसकी वजह से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जो फिगर है वो डिफरेंट हो गई, डिस्टर्ब हो गई। हमें कौन सी चाहिए, वो सारा प्रॉफिट जो आपने अपने बिजनेस से कमाया, एसेट को बेचकर खरीद कर जो भी आपको नुकसान हुआ, फायदा हुआ, या आपने जो फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड किसी को इंटरेस्ट दिया या कोई और खर्चा हुआ, वो सब कुछ वापस से प्लस करना होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट को बना ही लो साथ ही साथ। ओपनिंग बैलेंस है आपका 6,20,000, क्लोजिंग है 8,60,000। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम हर साल एसेट पे लगाते जा रहे हैं, उसी में से माइनस करते जा रहे हैं। मतलब ये WDV आपकी आज की डेट में डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आपकी एसेट्स की वैल्यू ये है, जिस पर इस साल का डेप्रिसिएशन आपने 60,000 का लगाया। जो एसेट आपने बेच दी वो अब आपके पास नहीं है, तो उस अमाउंट को आपको यहाँ से हटाना है। तो 60,000 नहीं, 40,000 की वैल्यू को आपको हटाना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम हर साल माइनस करते गए हैं। तो 40,000 इस अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो उसको हटाने के लिए आप देखोगे इसको बेच करके आपको कितना पैसा मिला, 20,000। इसको बेचने में आपको लॉस हुआ 20,000, तो टोटल हो गया 40,000। यही अमाउंट हमको हटानी थी, यहां से माइनस करनी थी। तो आपकी हो गई यहाँ पर माइनस। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,60,000 और डेबिट साइड का टोटल है 6,20,000। तो जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड का और डेबिट साइड का डिफरेंस होगा, या तो एसेट को बेचने पर प्रॉफिट या आपने कोई नई एसेट खरीदी। तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता क्योंकि लॉस हो चुका है। दूसरी ऑप्शन जो परचेज की है वही रह गई आपके पास, 3,40,000। आपने एसेट को और खरीदा, ये फिगर आ गई आपके पास। अब देखो जो कि मैंने अभी आपको बताया था, आपकी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपने एसेट को बेचा और आपको नुकसान हुआ, वापिस से आपको प्लस करना है। 20,000 का नुकसान हुआ आपको मशीनरी को बेचते हुए। इसी तरह से और क्या हो सकता है, इसी तरह से फाइनेंस एक्टिविटीज में आता है आपका डिबेंचर्स को इशू करना, कोई से लोन लेना, फंड्स अरेंज करना, और इस पर इंटरेस्ट अगर आप देते हो तो वो भी फाइनेंस एक्टिविटीज है। तो ये डिबेंचर्स आपके लास्ट ईयर थे 1,50,000, इस साल हो गए 2,60,000। तो 1,10,000 से इंक्रीज हो गए। इन पर हमने इंटरेस्ट भी दिया है, 8% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट दिया। तो वो इंटरेस्ट कितना बनेगा, यहाँ पर देखो आपके जो 1,50,000 है डिबेंचर्स, वो पूरे साल रहे, तो उस पर तो आपका 8% का डिबेंचर बन जाएगा 12,000। और जो फर्दर आपने 1,10,000 के और नए डिबेंचर इशू किए, वो कब किए हैं, यहाँ क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दी है कि आपने 1 अक्टूबर को इशू किए। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट 1,10,000 पे बनेगा, 4,400। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया 16,400। अब आपने जो बैंक लोन लिया हुआ है, चाहे शॉर्ट टर्म है लेकिन है तो आपने लोन लिया, फंड्स अरेंज किए, इस पर भी इंटरेस्ट दोगे। तो इंटरेस्ट इस पर जो दिया वो कितना बनेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, यहां पर देखो आपका ये जो लोन था पिछले साल था 50,000, इस साल है 40,000। इसका मतलब 10,000 की पेमेंट आपने कर दी, तो इस पर भी इंटरेस्ट कितना बनेगा। देखो 50,000 पे हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे,
क्योंकि 50,000 तक अमाउंट आपकी 6 महीने तक रही है। बैंक लोन आपने 1 अक्टूबर को रीपे कर दिया है। 10,000 जो लोन आपने पे किया है वो 1 अक्टूबर को पे किया। तो 1 अक्टूबर तक 50,000 रहे आपकी लोन की अमाउंट, 6 महीने 2,000 लगेगा। और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए ये फिगर हो गई 40,000, जिस पर 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 1,600 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका डिबेंचर्स पे 16,400 और बैंक लोन पर 3,600। अब ये भी आपका फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा है, ऑपरेटिंग से नहीं, तो वापस से हम इसको प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो टोटल ये अमाउंट आपको प्लस करनी है वापस से 1,25,000। प्लस करने के बाद आपके पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,90,000। नेक्स्ट स्टेप होगा अब आपका, आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए उसको कवर करना है। तो सबसे पहले देखो, आपके ट्रेड पेबल्स पहले से इंक्रीज हो रहे। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है इसका मतलब आपने किसी से लोन लिया। अगर आपने सामान उधार में खरीदा तो एक तरह से आपने उससे लोन लिया कि भैया मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। तो वो लोन लेना एक तरह से फंड्स को रिसीव करना, फंड्स का इनफ्लो, तो 10,000 रुपए का इनफ्लो हुआ। इसके बाद करंट एसेट्स में देखो, करंट इन्वेस्टमेंट तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है। इन्वेंट्रीज स्टॉक आपका पहले से 95,000 रुपीज से इंक्रीज हो गया। अगर स्टॉक इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपने खरीदा, खरीदोगे तो पेमेंट करोगे, आउटफ्लो होगा 95,000 का। ट्रेड रिसीवेबल्स आपके वैसे ही है, उतने ही है जैसे पहले थे, 2 लाख रुपीज के, राइट। तो प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,05,000। ये कवर करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या रह गया, अगर आपने इस साल कोई टैक्स पे किया है तो उसको आपको माइनस करना है। तो टैक्स कितना पे किया उसको फाइंड करने के लिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस है 40,000, लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखो, और क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे आप डेबिट साइड पे 50,000। अब जैसा कि मैंने ये बताया था कि इनकम टैक्स प्रोवाइडेड लिखा है, इसका मतलब इस साल हमने जो प्रोविजन फॉर टैक्स किया वो 45,000 है, राइट। तो अब आपके पास फिगर क्या आ रही है, यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल है 85,000, इस साइड का टोटल था 50,000। तो बैलेंस जो आएगा, अगर डेबिट साइड का डिफरेंस है तो वो आपका शो करेगा जो आपने इस साल टैक्स पे किया। तो 35,000 रुपीज का आपने टैक्स पे किया, उसी को आपको यहाँ से माइनस करना है। अपने आप से जो लास्ट ईयर का बैलेंस है, प्रोविजन है, जरूरी नहीं है वही हमने पे किया। तो आपको अकाउंट बना के जरूर से चेक करना है जब भी 3 अलग अलग फिगर आपको दी है। ये माइनस करने के बाद ये आउटफ्लो हुआ है तो ब्रैकेट में लिखना आपको, इसको मेरा रह गया ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो इसको माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 3,70,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब इस एक्टिविटी को करने से आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका क्या आएगा, अभी आपने एक अकाउंट बनाया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जहां पर मशीनरी आपने बेची बेची थी 20,000 की, इनफ्लो हुआ। लॉस हुआ उसको भूल जाओ, लॉस से आपको कैश की पेमेंट नहीं मिली, कोई किसी ने लॉस होने पर आपको कैश नहीं दिया। आपको जितने फंड्स मिले हैं एसेट को बेचने पर बस वही आपको लिखना है। उसके बाद आपने और फर्दर एसेट खरीदी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसके लिए आपने पेमेंट की होगी 3,40,000, आउटफ्लो हो गया। और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो इंटेंजिबल एसेट तो राइट ऑफ किए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये भी आपकी इंक्रीज हो रही है 45,000 से, इसका मतलब ये भी परचेज की, तो परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा, और टोटल आउटफ्लो हो गया 3,85,000 का। अब आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई नेगेटिव, इसका मतलब है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3,65,000, मतलब इस एक्टिविटी को करने पर आपने कैश को यूज किया है, आउटफ्लो हुआ, राइट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, आपने फंड्स कहाँ से अरेंज किया। तो सबसे पहले आपने शेयर्स इशू किए, शेयर कैपिटल आई आपके पास, कैसे पता चलेगा, आप यहाँ कहोगे कि शेयर कैपिटल तो सेम बैलेंस आ रहा है, चेंज तो हो नहीं रहा, तो शेयर्स तो हमने इशू नहीं किए। नहीं, अगर आपको ये कहा है कि नोट्स टू अकाउंट में इसकी डिटेल है तो वहां से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर्स आपके पहले से इंक्रीज हो गए,
1 लाख रुपीज से इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने इस साल इक्विटी शेयर्स को इशू किया 1 लाख से। आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब आपने ये रिडीम किया है, पेमेंट कर दी है। लेकिन देखो यहाँ पर आपने शेयर्स को इशू किया, उसी तरह से आपने लोन भी तो लिया है 1,10,000, राइट। और आपने, फिर से समझो, शेयर्स को आपने इशू किया, 1 लाख रुपीज मिले, और 1 लाख रुपीज में आपको ये यहाँ पर देखो लास्ट ईयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं था, इस साल आपके पास प्रीमियम का बैलेंस आया है। इसका मतलब जो ये शेयर्स आपने इशू किए हैं वो प्रीमियम पर किए, तो प्रीमियम का पैसा आप प्रॉफिट में से ट्रांसफर नहीं करते, ये प्रीमियम का पैसा आपको शेयर्स इशू करते हुए ही आपको रिसीव हुआ है, तो ये आपका पैसा मिला, आपको फंड्स का इनफ्लो हुआ, राइट। इसके बाद आपको देखना है कि आपने डिबेंचर्स भी इशू किए, तो डिबेंचर्स आपके हो गए 1,10,000, इससे भी इनफ्लो हुआ, तो टोटल इनफ्लो हो गया 2,20,000। इसी तरह से आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया, 1 लाख रुपए पैसा वापस कर दिया। यहां पर देखो लिखा है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो रिडीम कर रहे हैं मतलब 1 लाख रुपया तो हमने ये दिया, और हम 5% एट द प्रीमियम ऑफ 5%, मतलब रिडीम करते हुए 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए। इस 1 लाख रुपए पर 5% एक्स्ट्रा आपने उनको पेमेंट किया, उनकी रीपेमेंट करते हुए, शेयर्स की रीपेमेंट करते हुए। जैसे आपने डिबेंचर्स वाले चैप्टर में सीखा, जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो उस टाइम अगर आप प्रीमियम देते हो तो वो क्या है, एक्स्ट्रा खर्चा है, होता है ना, जिसे हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ एडजस्ट करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर्स का है। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस था, इसीलिए आपने ये प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर दिया, आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डाला होता तो हम वहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इस खर्चे को वापस से प्लस करते, लेकिन यहां पर लिखा है कि इसी साल का ये खर्चा है और आपने अपने प्रीमियम के साथ एडजस्ट कर दिया इसका खर्चा, तो इसका मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला। तो ये 5,000 का आउटफ्लो तो हुआ ना, आपने पेमेंट तो की है बेशक, ये खर्चा आपने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डाला, प्रीमियम को आपने एडजस्ट कर दिया, राइट। तो इसकी एंट्रीज को समझने के लिए एक बार डिबेंचर्स वाला चैप्टर्स देख लो, जहां पर हम क्या करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं। जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करनी होती है तो किस तरह से करते हैं, जो पैसा उनका बनता है साथ में प्रीमियम भी पैसा देते हैं, और उस देना तो है ही, ये पेमेंट तो करते ही है, साथ में उस खर्चे को भी बुक करते हैं। तो वो खर्चा या तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं या प्रीमियम से एडजस्ट होता है, राइट। तो दो इम्पैक्ट आते हैं ना, तो दोनों इम्पैक्ट को आपको ध्यान से समझना है। ये आपने प्रीमियम को यहाँ पर आउटफ्लो हुआ तो इसका नेगेटिव हो गया। और क्या किया आपने, यहाँ पर देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 10,000 का लोन आपने रीपे किया है, तो 8% लोन पेड, 10,000 रुपीज, ये लोन आपने पे कर दिया, आउटफ्लो हो गया। और जो आपने इन पर डिबेंचर और बैंक लोन पर इंटरेस्ट दिया था वो आपका फाइनेंस एक्टिविटीज में ही आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर 16,400, बैंक लोन 3,600। तो टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो करने के बाद आपके पास आ रहा है 85,000 का पॉजिटिव, मतलब फाइनेंस एक्टिविटीज से आपको इनफ्लो हुआ, राइट। तीनों एक्टिविटी का आपके पास इनफ्लो आउटफ्लो सब आ गया। तो नेट इंपैक्ट अगर आप देखते हो तो नेट इंपैक्ट से आपको पता चलता है पॉजिटिव आ रहा है 90,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर तीनों एक्टिविटीज को करने से आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया 90,000 से। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000 से इंक्रीज हुआ, इस साल हमने कैश के बैलेंस को बढ़ा दिया। तो अगर हम कहें कि हमारी बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस है 40,000 का, अगर हम 40,000 में हमने जो इस साल का कैश का बैलेंस इंक्रीज कर दिया 90,000 से, तो हमारे अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 1,30,000 एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कैश का बैलेंस होना चाहिए। क्या ऐसा ही है? हाँ, आप अपनी बैलेंस शीट में चेक करो, आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स और आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है, दोनों का टोटल मिलाकर के 1,30,000 बनता है, जो कि मैच कर रहा है। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन को परफेक्टली अटेम्प्ट किया है, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ मिस किए। तो इसी तरह से सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।